गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने क्रोमोसोम्स के टाइप्स स्टार्ट कर लिए थे और उसमें अपन ने ये जाना था कि कुछ एनिमल्स एवं प्लांट सेल्स की लाइफ साइकिल में सामान्य क्रोमोसोम्स का स्थान कुछ बड़ी साइज के क्रोमोसोम्स ले लेते हैं, जिनकी जो साइज होती है, मॉर्फोलॉजी और जो स्ट्रक्चर है उनमें भी विभिन्नता पाई जाती है। ऐसे क्रोमोसोम्स को अपन महागुणसूत्र या गेन क्रोमोसोम्स या स्पेशल क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। फिर उनके अपन ने टाइप्स लिए थे। टाइप्स में फर्स्ट लिया था पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, जिसके बारे में अपन ने ये जाना था कि जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं वह डिप्टेरा इंसेक्ट्स की लार्वा की लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स होते हैं, जो इनकी सेल्स की और न्यूक्लियस की बड़ी साइज के जो इनके ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इनकी जो डिप्टेरा इंसेक्ट्स की जो लार्वा की लार ग्रंथियां हैं उनकी जो सेल्स और जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, वो भी साइज में बड़े होते हैं, जिस कारण भी ये गुणसूत्र बड़े हो सकते हैं। यह सामान्य क्रोमोसोम्स के अलावा आपने ने बताया था कि 50 से लगभग 200 गुना तक बड़े होते हैं। कौन से? पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। और यह लार ग्रंथियों के अतिरिक्त मेलपिगी की नलिका उपकला की कोशिकाओं में, आहार नाल में, शोषण नलिका की उपकला में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा आवृतबीजी पौधों की बीजांड में भी पाए जाते हैं। ये इंटरफेज में दिखाई नहीं देते हैं। ये अपन ने चर्चा कर ली थी। थोड़ा सा पॉइंट रह गया था इसमें, वो ये है कि इनको पॉलीटीन क्रोमोसोम्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें अनेकों क्रोमोनेमा तंतु पाए जाते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को पॉलीटीन नाम क्यों प्रदान किया गया? क्योंकि इन प्रकार के गुणसूत्रों में या ऐसे क्रोमोसोम्स में क्रोमोनेमा तंतु या फाइबर्स बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो बहुत अधिक संख्या में उपस्थित होने के कारण पॉलीटीन नाम इन्हें प्रदान किया गया है। इसके अलावा लार ग्रंथियों में पाए जाने के कारण इन्हें स्लाइवरी ग्लैंड्स क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। लार ग्रंथियों में पाए जाने के कारण इन्हें किस नाम से जानते हैं अपन? स्लाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। तो अपन ने जान लिया है कि ये पॉलीटीन नाम क्यों दिया इनको और स्लाइवरी ग्लैंड नाम क्रोमोसोम नाम क्यों दिया। स्लाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं, और पॉलीटीन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनमें अनेकों क्रोमोनेमा सूत्र या तंतु पाए जाते हैं। अब अपन बात करेंगे इनकी संरचना की, स्ट्रक्चर। तो प्रीवियस क्लास में जब अपन ने बात की तो ये जाना था कि इनका विस्तृत अध्ययन ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर यानी मधुमक्खी में किया गया है। ठीक है, तो ड्रोसोफिला में यह लगभग 2000 म्यू लंबाई के होते हैं। 2000 म्यू लंबाई के होते हैं। कौन? पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। लेकिन
सामान्य सेल्स जैसे कायिक या सोमेटिक जिन्हें बोलते हैं सेल्स में, इनकी जो साइज होती है वह 7.5 म्यू लंबाई की ही होती है। यानी सामान्य कोशिकाओं की अगर बात करें, जैसे कायिक कोशिकाएं या सोमेटिक सेल्स, उनमें यह 7.5 म्यू लंबाई के ही होते हैं, लेकिन ड्रोसोफिला में या ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में इन क्रोमोसोम्स की लंबाई 2000 म्यू के लगभग होती है। अब कहाँ तो 7.5 है और कहाँ पे 2000 है, कितना अंतर है। इसीलिए इतनी बड़ी साइज होने के कारण इनको महागुणसूत्र की श्रेणी में रखा गया है, किनको? पॉलीटीन क्रोमोसोम्स या सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स। इतना समझ में आया? ठीक है। इनके इतने अधिक बड़े होने का कारण इनमें पाए जाने वाले क्रोमोनेमा के 9 से 10 गुना अधिक द्विगुणन के कारण, यानी कि अपन को ये पता चल चुका था पहले ही कि इन्हें पॉलीटीन क्रोमोसोम्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें अनेकों क्रोमोनेमा तंतु पाए जाते हैं। अब इनके इतने अधिक बड़ी साइज होने का कारण भी यही है कि इनमें जो क्रोमोनेमा तंतु है वह लगभग 9 से 10 गुना अधिक द्विगुणन कर लेते हैं। यानी सामान्य तो एक बार ही होना चाहिए, लेकिन ये 9 से 10 गुना अधिक बार द्विगुणन, यानी खुद की संख्या को डबल करते हैं 9 से 10 गुना बार द्विगुणन करने के कारण इनकी इतनी बड़ी साइज हो जाती है, जिस क्रिया के कारण यह मुख्य गुणसूत्र से अलग भी नहीं होते हैं। अच्छा, द्विगुणन तो हो रहा है लेकिन अलग नहीं हो रहे हैं, तो उस साइज अपने आप बड़ी होती जाएगी, जिस क्रिया के फलस्वरूप जो क्रोमेटिड तंतु होते हैं, क्रोमेटिड तंतु, यह गुथी हुई डोरी के समान दिखाई देते हैं। अपन क्रोमोनेमा को क्रोमेटिड्स बोल सकते हैं। तो इन क्रोमोनेमा धागों ने जब 9 से 10 गुना अधिक बार द्विगुणन किया और ये मुख्य गुणसूत्र से अलग भी नहीं हुए, तो इनकी साइज बड़ी हो गई। जब इन क्रोमोसोम्स को अपन देखेंगे तो यह क्रोमेटिड्स तंतु या क्रोमोनेमा तंतु गुथी हुई डोरी के समान दिखाई देंगे। गुथी हुई डोरी हो गई या कोई रस्सी हो गई या आपकी चोटी हो गई, तो उसके समान ही अपन को दिखाई देते हैं और एक बड़े महागुणसूत्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। समझ में आया? ठीक है। इन्हीं क्रोमोसोम्स में अपन को कुछ क्षेत्र कुछ गहरे अभिरंजित दिखाई देते हैं, जबकि कुछ अल्परंजित क्षेत्र दिखाई देते हैं। जो गहरे अभिरंजित क्षेत्र होते हैं, कैसे? गहरे अभिरंजित जो क्षेत्र होते हैं, एक तो है गहरे अभिरंजित क्षेत्र और एक है अल्प रंजित क्षेत्र। गहरे अभिरंजित क्षेत्र को बोला जाता है इन महागुणसूत्रों में बैंड्स, और अल्परंजित क्षेत्र को बोला जाता है इंटर बैंड्स। बैंड्स और इंटर बैंड्स। अब अपन बनाएंगे इनका डायग्राम, कैसे ये दिखाई देते हैं। स्ट्रक्चर तो अपन ने समझ ली है कि इनमें कुछ बैंड्स और इंटर बैंड्स क्षेत्र भी दिखाई देते हैं। अब स्ट्रक्चर में कैसे दिखाई देते हैं, जिसके कारण इनको इतने महान या बड़े गुणसूत्र बोला जा रहा है।
ये देख सकते हो आप, इतनी बड़ी साइज में मैं इनको बना रहा हूँ। ऐसे ये इतनी बड़ी साइज में होने के कारण ही इनको महागुणसूत्रों की श्रेणी में रखा गया है। ये जो बीच में अपन ने बनाया है ये सेंट्रोमियर है। क्या है ये? सेंट्रोमियर। और ये जो रेड कलर का मैंने बनाया है ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस। और जो अपन ने बेंड्स और इंटरबेंड्स की बात की है तो इनमें अपन इनके जो क्रोमोनेमा फिलामेंट्स हैं इनमें मैं आपको शो करके बता रहा हूं। यानी एक तो गहरे अभिरंजित क्षेत्र है, एक कम अभिरंजित क्षेत्र या अल्परंजित क्षेत्र है। तो उन दोनों को भी अपन इसमें शो करेंगे तो अपन आसानी से बैंड्स और इंटरबैंड्स में डिफरेंस भी बता सकते हैं। एक तो क्या बताया अपन ने, गहरा अभिरंजित क्षेत्र। ये लो, इसमें एक को मैं गहरा अभिरंजित कर रहा हूं। ये लो, एक साइड गहरी अभिरंजित हो गई, एक अल्परंजित हो गई। ऐसे ही इसमें, तो ऐसे ही प्रत्येक भुजा को अपन दो भागों में बांट रहे हैं जो अपन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर भी दिखाई देती है। ऐसे ऐसे ये अल्परंजित क्षेत्र को, इसको अपन लाइनिंग से शो कर रहा हूं मैं ऐसे। तो ये तो हो गया इंटर बैंड और ये वाला हो गया बैंड। क्लियर है? ये है पॉलीटीन क्रोमोसोम्स की अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अगर अपन इसके इस केंद्र वाले भाग को और अधिक आवर्धित करके देखें तो अपन को कैसा दिखाई देगा? बहुत इजी डायग्राम है, उतने हार्ड नहीं है। ऐसा अपन को ये दिखाई देता है सेंटर वाला भाग। ये इसका न्यूक्लियोलस। केंद्रीय भाग का आवर्धित चित्र। ठीक है, तो ये है आपके सामने एक पॉलीटीन क्रोमोसोम्स की संरचना या स्ट्रक्चर।
जिसमें ये दूसरा वाला डायग्राम मैंने इस वाले भाग का बनाया है। अगर अपन इस वाले भाग को आवर्धित करके देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो अपन को ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि बैंड्स और इंटरबैंड्स में अंतर बताइए तो क्या बताएंगे अपन? जो बैंड्स होते हैं वह क्षारीय अभिरंजन गहन रूप से ग्रहण करते हैं, क्षारीय अभिरंजन गहन रूप से ग्रहण करते हैं। एक तरफ तो अपन ने बना दिया, टेबल बना के अपन बताएंगे, अभी तो नॉर्मल आपके सामने ऐसे बता रहा हूं, लेकिन अंतर टेबल बना के बताना होता है अपन को। तो जो बैंड्स होते हैं क्षारीय अभिरंजन गहन रूप से ग्रहण करते हैं, और ये वाले ग्रहण नहीं करते। डीएनए की सांद्रता कम होती है किनमें? इंटरबैंड्स में, जबकि इनमें डीएनए की सांद्रता अधिक होती है। तो इनमें दो मुख्य अंतर हो गए। बैंड्स तो क्या होते हैं? क्षारीय अभिरंजन गहन रूप से ग्रहण करते हैं, इसलिए गहरे अभिरंजित क्षेत्र दिखाई देते हैं, और इंटरबैंड्स जो होते हैं वो क्षारीय अभिरंजन को ग्रहण ही नहीं करते, इसीलिए अल्परंजित क्षेत्र दिखाई देते हैं। बैंड्स में डीएनए की सांद्रता अधिक होती है, जबकि इंटरबैंड्स में डीएनए की सांद्रता बहुत कम होती है। तो इस तरह से अपन इन दोनों में अंतर भी बता सकते हैं। तो ये थे अपने पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, जिनको अपन ने डायग्राम्स बना के भी अच्छे से समझ लिया है। अब हम देख सकते हैं कितनी भयावह स्थिति में ये क्रोमोसोम्स है। जो सामान्य क्रोमोसोम होना चाहिए था ऐसा, लेकिन ये हो गया इतना विशालकाय, लगभग 50 से 200 गुना अधिक लंबा। जो इसमें पाए जाने वाले क्रोमोसोम में जो धागे थे उनमें 9 से 10 गुना बार अधिक बार द्विगुणन हुआ, और उसके कारण इतनी बड़ी साइज हो गई। मान लो कि यही जो फिलामेंट जो सूत्र है ये द्विगुणन के दौरान अलग हो जाते तो इतना बड़ी साइज इसकी नहीं होती, लेकिन ये अलग ही नहीं हुई द्विगुणन के कारण, तो इसलिए 1 2 3 4 5 भुजाएं बन गई इसकी क्रोमोसोमा धागों की। तो ये थे पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। अब अपन बात करेंगे लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स की, जो सेकंड टाइप है क्रोमोसोम्स का। ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। या तो आपको मेन एग्जाम में दोनों पूछेंगे, या इनमें से कोई एक भी पूछ लिया जा सकता है। छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं इनमें से काफी। तो नेक्स्ट है अपने सेकंड नंबर पे लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स, इसके नाम में ही, इसके नाम को ही पढ़कर अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी संरचना कैसे होगी। लैंप यानी जो पहले लैंप आया करते थे अपन ने, आजकल तो लाइट हो गई, लैंप आजकल आते ही नहीं है। पहले के टाइम जब इतनी लाइट नहीं आती थी, अपने लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तब अपन लैंप जलाते थे। उस लैंप में अपन नीचे केरोसिन डालते थे और उसके ऊपर जो बत्ती जलती थी उसके चारों तरफ एक गोला होता था कांच का, जिसके अंदर वो लैंप जलती रहती थी, हवा लगने पे भी बुझती नहीं थी। तो जो लैंप होता है उसको जो साफ करने वाला ब्रश होता है उसके जैसे ही ये क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया, लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स। जब अपन इनकी संरचना बनाएंगे तो आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि लैंप को साफ करने वाले जो ब्रश होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सामान्य जानकारी ले लेते हैं। यह सबसे बड़ी साइज के क्रोमोसोम्स होते हैं जो कुछ मछलियों एम्फीबिया
सरीसृपों एवं पक्षियों की डिंब ग्रंथियों के न्यूक्लियस में, इसे बोलते हैं केंद्रक। ये जो क्रोमोसोम्स है लेम्ब्रस गुणसूत्र, ये क्रोमोसोम्स कुछ फिशेस में, जिन्हें बोलते हैं मछलियां, एम्फीबिया जैसे मेंढक वगैरह हुए, सरीसृपों जैसे सांप वगैरह हुए, और पक्षियों या बर्ड्स की जो डिंब ग्रंथियां होती है उनकी कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं, जो यॉक सैक यानी कि पित्तक, यॉक सैक क्यों बोलेंगे अपन, पित्तक से परिपूर्ण होते हैं। ये ऐसी कोशिकाएं होती है डिंब ग्रंथियों की, जो कोशिकाएं की जो न्यूक्लियस है वो है यॉक सैक या पित्तक से परिपूर्ण होती है या भरी हुई होती है। इस टाइप के क्रोमोसोम्स परखनली जानते हैं, आपने लैब में काम किया, वो जो परखनली आती है इतनी छोटी सी, बीच में से खाली होती है, जैसे मार्कर है, ये परखनली है। तो इसको साफ करने का जो ब्रश काम में लेते हैं अपन, आपने लैब में देखा भी होगा। परखनली या लैंप के गोले को साफ करने वाले ब्रश के समान दिखाई देते हैं। यह क्रोमोसोम्स परखनली या लैंप के गोले को साफ करने वाले ब्रश के समान दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं इनकी खोज की। तो जो इनकी खोज है वह है फ्लेमिंग ने सन 1882 ईस्वी में की थी, लेकिन विस्तृत जानकारी रुकार्ट नामक वैज्ञानिक ने सन 1892 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। खोज का श्रेय तो फ्लेमिंग को दिया है, लेकिन विस्तृत जानकारी जो सबसे पहले प्रस्तुत की लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स के बारे में, वो रुकर्ट नामक वैज्ञानिक ने सन 1892 ईस्वी में की। और इन्होंने जिसमें अध्ययन किया विस्तृत, वो थी शार्क मछली। कौन सी? शार्क मछली। यहां पर अपने मछलियों का एग्जाम्पल भी लिया था। तो जो रुकर्ट ने विस्तृत अध्ययन किया लैंप ब्रश गुणसूत्रों का, वो शार्क मछली में ही किया था, और इनको यह नाम भी प्रदान किया था, लैंप ब्रश। ठीक है, तो यहां पे कंफ्यूज मत होना आप कि खोज किसने की, विस्तृत जानकारी किसने प्रस्तुत की, और ये नाम किसने दिया। तो नाम अगर पूछे कि लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स नाम किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो क्या नाम आएगा? रुकर्ट। क्लियर है यहां तक? ठीक है। यह क्रोमोसोम्स यूरोडेला गण के सेलामेंडर, यूरोडेला गण है, एक ऑर्डर है, उसकी जो सेलामेंडर, एक छिपकली के समान दिखने वाली एक जानवर है, उसके अंदर जो कोशिकाएं होती है उनमें भी ऐसे क्रोमोसोम्स देखे गए हैं। इसके अलावा जो प्राइमरी oocyte में
मियोसिस फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में भी ये क्रोमोसोम्स देखे गए हैं। जो प्राइमरी oocyte होता है, जब आप अर्धसमसूत्री विभाजन जब अपन पढ़ेंगे कोशिका विभाजन के समय, तब अपन देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन सी रचनाएं बनती है, जायगोट बनता है, युग्मनज बनता है, जो भी है। तो जो प्राइमरी oocyte होता है, उगोनिया oocyte, उगोनियम, जो प्राइमरी oocyte होता है उसमें जब मियोसिस फर्स्ट यानी कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की जो क्रिया होती है, उसकी डिप्लोटीन अवस्था 5 अवस्था में डिवाइड होती है ये मियोसिस फर्स्ट। जैसे आपने नाम सुनोगे पेकाइटिन, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, कुछ अवस्थाओं के नाम सुने होंगे। तो उनमें जो डिप्लोटीन अवस्था होती है उसमें अपन को यह है लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर ली है कि लैंप क्रोमोसोम्स किन किन एनिमल्स में, कौन सी सेल्स में पाए जाते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, तो इनको क्या नाम दिया गया, खोज किसने की, विस्तृत जानकारी किसने प्रस्तुत की, यह नाम किसने प्रदान किया। और इसके अलावा ये यूरोडेला गण के सेलामेंडर में भी दिखाई देते हैं। और प्राइमरी oocyte में जो मियोसिस फर्स्ट होती है तो उसकी डिप्लोटीन अवस्था में भी यह दिखाई देते हैं। इस टाइप के जो क्रोमोसोम्स है लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स, यह भी सामान्य क्रोमोसोम से ही विकसित होते हैं। जो नॉर्मल गुणसूत्र है, सामान्य जो गुणसूत्र है, उनसे ही ये विकसित होते हैं लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स, जो इनकी साइज जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इन लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स का डायग्राम बनाकर इनको और अधिक अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अभी तो अपन ने एक नॉर्मल जानकारी ली है, जैसे अपन ने पॉलीटीन क्रोमोसोम्स की ली थी, फिर उनका अपन एक डायग्राम बना के उसको अच्छे से समझा था। वैसे ही अपन नेक्स्ट क्लास में इनका भी एक अच्छा सा डायग्राम बनाकर इन क्रोमोसोम्स को अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।